अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम नादिया ताहिर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पोएम नंबर 8 जिसका नाम है ओज़ामेंडियस और जिसको लिखा है पर्स शैले ने। ये एक सोनेट है, ठीक है। और सोनेट का क्या होता है कि 14 लाइंस होती हैं, लेकिन इसमें सोनेट होने के बावजूद दो डिफरेंट स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल हुए हैं जिसको एट द एंड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। This beautiful poem deals with the vanity and pride of human beings कि इंसान जो है वो कितना ज़्यादा मगरूर होता है, घुमंडी हो जाता है ताकत के मिलने पर, लेकिन जो क्रशिंग प्रेशर ऑफ टाइम है वो उसको ख़त्म करके रख देता है। जो इसकी थीम्स हैं दैट इज़ वैनिटी एंड प्राइड, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन इमोशन है। इंसान जो है हमेशा अपनी छोटी छोटी जो कामयाबियाँ होती हैं उनके ऊपर मगरूर हो जाता है, घुमंडी हो जाता है। और दूसरी थीम जो हमें इसमें नज़र आती है वो है एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, कि इसमें शैले ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है, अप्रिशिएट किया है उस स्कल्पचर को, उस आर्टिस्ट को जिसने उस मुजस्मे को बिल्कुल एक जिंदा इंसान की तरह पोर्ट्रे कर दिया है। उसने उस स्टोन को ऐसे बनाया है जैसे कि कोई शख्स हमारे बिल्कुल सामने हो। इवन कि उसके जो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं, जो इम्प्रेशन ऑफ उस फेस है, वो पूरे डिटेल में हमारे सामने नज़र आ जाती हैं। और एट द एंड मॉकिंग स्टाइल है शैले का, स्टैरिकल है, मीन उसकी टोन के वो तंज कर रहा है इस इंसान के ऊपर जो खुद को एटर्नल समझता है, एवर लास्टिंग समझता है, कि शायद जब वो इस दुनिया में आया है तो कभी लौट कर नहीं जाना है, कोई भी उस शख्स का जो है मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन वक्त जो है वो इस चीज़ को गलत साबित करता है। जिस तरह हमें पता है कि हर अरूज को ज़वाल है, इसी तरह हर पैदा होने वाले इंसान ने मरना है। और हमें ये भी पता है कि आज अगर हम हैं तो कल नहीं होंगे। इसकी समरी कुछ इस तरह से है कि पर्सी बुशी शैले ने इसको नैरेटिव फॉर्म में लिखा है। नैरेटिव मीन कि उसने किसी और की कहानी को अपने लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश की है, या अपने लफ्ज़ों में बयान किया है, नरेट किया है, या फिर डिस्क्राइब किया है। शैले कहते हैं कि उसको एक ट्रैवलर मिला है, एक सयाह मिला है जो किसी दूर दराज इलाके का सफ़र करके आया है। और ये जो शायर हजरात होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने मुशाहिदात से और अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं और फिर आगे सिखाते हैं। तो इन लोगों का जो उठना बैठना होता है ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, ताकि वो नई नई दुनियाओं की जो कहानियाँ हैं उनको समझ सकें, उनको जो है वो कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो वो ट्रैवलर उसको बताता है कि मैंने एक सहरा में बहुत बड़ा एक मुजस्मा देखा, और उस मुजस्मे की बाकियात में सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी टांगे थीं जो कि एक पेडेस्टल या एक पैरन के ऊपर लगी हुई थी, जबकि उसी मुजस्मे का एक टूटा फूटा जो चेहरा था, जो विज़ाज था, वो रेत में पड़ा हुआ था। जबकि उस पेडेस्टल के ऊपर, उस चबूतरे के ऊपर लफ्ज़ लिखे हुए थे कि मेरा नाम ओज़ामेंडियस है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। और जब आप उस स्टैचू को देखते हैं तो क्या होता है कि आपको कोई काम उसका नज़र नहीं आता, कोई कारनामा नज़र नहीं आता, इवन कि उसका अपना मुजस्मा भी टूट फूट चुका है। यहाँ पर जो शैले की टोन है वो थोड़ी मॉकिंग हो जाती है, थोड़ी हिस्टैरिकल हो जाती है। वो कहता है कि उन लफ्ज़ों के इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था सिवाय रेत के, सिवाय तबाही और बर्बादी के। कोई निशान नहीं था उसके बड़े बड़े कारनामों के, उसके बनाए गए बागात के, बिल्डिंग्स के। कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे हमें पता चले कि ओज़ामेंडिस कौन था, क्या था। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। I met a traveler from antique land. Antique का मतलब होता है ancient, ऐसे ऐसी जगहें, ऐसी बस्तियाँ जो तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाती हैं, जो मतरूक हो जाती हैं, या जहाँ पर लोग जो है आना जाना बंद कर देते हैं। Who said, शैले डिस्क्राइब कर रहा है कि उसको एक ट्रैवलर मिला है जिसने उसको एक कहानी सुनाई है। Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert, कि मैंने देखा कि उस सहरा के अंदर वास्ट, बिग या फिर ह्यूज, ट्रंकलेस। ट्रंकलेस मीन हमारी बॉडी का जो सेंटर वाला हिस्सा है, जिस तरह से एक ट्री होता है तो उसका एक ट्रंक होता है जिसको हम स्टेम कहते हैं। जिस तरह एक ट्री होता है और उसका एक ट्रंक या स्टेम होता है जिसके ऊपर उसकी शाखें या फिर पत्ते होते हैं और नीचे उसकी रूट्स होती है, इनके मेन पार्ट जो होता है
वो जो है वो ट्रंक होता है या स्टेम होता है, लेकिन यहाँ पर वो जो लेग्स थी, ठीक है, जो बहुत बड़ी थी, वो ट्रंकलेस थी, उसका जो हिस्सा था, जो जिस्म था, वो कहीं गुम हो चुका था। मेड ऑफ स्टोन, वो पत्थर की बनी हुई थी। नियर दैम, और उनके साथ ही ऑन द सैंड, सैंड मीन रेत के ऊपर, हाफ संक, संक मीन डूबा हुआ, दबा हुआ। अ शैटर्ड विजज लाइज, विजज कहते हैं फेस को, चेहरे को, जबकि जो शैटर्ड है दैट मीन्स ब्रोकन, टूटा फूटा। और उन टांगों के नजदीक ही रेत के अंदर एक जो चेहरा है जो टूट फूट चुका है, जो प्रॉपर नहीं है, ब्रोकन फॉर्म में है, वो उस रेत में दफन है। whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command, उस चेहरे के ऊपर वो जो तेवरी थी और उसके जो wrinkled lip थे जो आपस में जुड़े हुए थे, एंड स्नीर, स्नीर मीन एक्सप्रेशन को कहते हैं, इंप्रेशन को कहते हैं, कोल्ड कमांड, ये उस शख्स की फितरत को जाहिर कर रहा है, उसकी नेचर को जाहिर कर रहा है कि वो कितना सख्त मिजाज था, हाउ टायरेंट ही वॉज, कितना ऑप्रेसिव पर्सन था वो। टेल, टेल यहाँ पे ये जो लाइंस हैं ये डिस्क्राइब कर रही हैं अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट को, वो उस स्कल्प्टर को या उस आर्टिस्ट की जो है वो तारीफ कर रहा है। टेल मतलब ये जो रिंकल्ड लिप है और कोल्ड कमांड है या फिर उसकी जो फ्रोन है, वो बताती है दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशन ग्रैड, कि इस आर्टिस्ट ने कितने गौर से उन पैशंस को, उन जो इमोशंस है या उसके जो चेहरे के जज्बात हैं उसको पढ़ा होगा। विच येट सर्वाइव, सर्वाइव मीन अभी तक जिंदा होना या मौजूद होना। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, लाइफलेस मतलब स्टोन, ऐसी चीजें जो बेजान होती हैं। वो जो स्कल्प्टर है, जो आर्टिस्ट है, उसने इतनी खूबसूरती से इन लाइफलेस थिंग्स के ऊपर उन एक्सप्रेशन को, उन जज्बात को या उसकी जो शख्सियत है उसको कंधा कर दिया है, उसको नक्श कर दिया है। विच येट सर्वाइव, जो अभी तक जिंदा है, अगरचे के मुजस्मा टूट फूट चुका है, तबाह हो चुका है और उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, या तो चेहरा है या टांगे हैं, लेकिन उस चेहरे को देखकर ही हमें अंदाजा हो जाता है कि हाउ स्किल्ड ही वॉज, कि कितना ज्यादा वो स्किलफुल था, कितना अपने काम में माहिर था। द हैंड दैट मॉक देम एंड द हार्ट दैट फेड, वो बताते हैं, ये क्लियर बताते हैं उस आर्टिस्ट के बारे में जिन हाथों ने इनको बनाया और जिस दिल ने इनको महसूस किया। मतलब उस आर्टिस्ट की एप्रिसिएशन में उसने ये लाइंस लिखी हैं। एंड ऑन द पेडिस्टल, पेडिस्टल मीन चबूतरा, जिसको हम पैरन भी कहते हैं, दीज वर्ड्स अपीयर, वो ट्रेवलर उसको बताता है कि उसका जो चबूतरा था जिसके ऊपर वो टांगे बनी हुई थी उस मुजस्मे की, उधर कुछ लफ्ज लिखे हुए थे। क्या लिखा हुआ था उसमें? लिखा हुआ था माई नेम इज ओजिमेंडस, मेरा नाम ओजिमेंडस है, किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का भी बादशाह हूँ। बहुत सारे बादशाह जो किसी ना किसी जगह हुकूमत कर रहे हैं वो मेरे जेरे निगरानी है, मैं उन सबसे बड़ा हूँ, मैं शहनशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क, मेरे कारनामों को देखो, मेरे काम को देखो। ये माइटी, माइटी मीन बिगेस्ट, बहुत बड़े बड़े हैं। एंड डिसअपेयर, और जब तुम मेरे कारनामों को देखोगे, मेरे काम को देखोगे, डिस्पेयर का मतलब होता है मायूस हो जाना, तो तुम मायूस हो जाओगे कि अपनी जिंदगी में तुम कभी भी मेरी बराबरी करने वाले नहीं हो। ये लाइंस ओजिमेंडस की, ये जो बादशाह है उसकी वैनिटी को और उसके प्राइड को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि वो कितना मगरूर था। एंड देन नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी नहीं है, बिसाइड मीन उसके साथ। राउंड द डीके, डीके इशारा कर रहा है उस स्टेचू की तरफ, उस मुजस्मे की तरफ जो तबाह बर्बाद हो चुका है, जो टूट फूट का शिकार हो चुका है। नथिंग बिसाइड रिमेन ऑफ दैट कोलोसल रैक, कोलोसल कहते हैं मुकम्मल तौर पर, कंप्लीट, और रैक कहते हैं तबाही को,
कि इस तबाहशुदा मुजस्मे के इर्द गिर्द कुछ भी बाकी नहीं रहा है। बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंडलेस मीन लिमिटलेस, उसकी कोई हद नहीं है। बेयर, जहां तक नजर जाए। द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फॉर अवे, स्ट्रेच मीन फैली हुई है कि जहां तक भी आपकी नजर जाती है वहां पर सिवाय तबाही, बर्बादी और रेत के उड़ने के कुछ भी नजर नहीं आता है। वो कारनामे जिनको दिखाने के लिए उसने अपना एक मुजस्मा इरेक्ट करवाया, अपना स्टेचू बनवाया कि रहती दुनिया तक मेरा नाम होगा, लोग मुझे पहचानेंगे, तो उस ना तो वो उस मुजस्मे का कोई वजूद बाकी रहा, ना उसके कारनामों का, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रेत है। ये जो लास्ट लाइंस हैं ये डिस्ट्रक्शन को शो कर रही हैं, टाइम को शो कर रही हैं कि वक्त का काम गुजरना है। कुछ भी चीज़ जो है वो एवरलास्टिंग नहीं है, एटर्नल नहीं है, उसने ख़त्म होना ही होना है। As far as the structure of this poem is concerned, ये सोनेट है। सोनेट मीन 4 लाइन्स की पोएम है। इसकी जो पहली 8 लाइन्स हैं वो ऑक्टेव हैं। ऑक्टेव का मतलब ये है कि राइटर ने उन 8 लाइन्स के अंदर सेम थीम को डिस्क्राइब किया है, जबकि लास्ट 6 लाइन्स जो हैं दैट इज सेस्टैट। सेस्टैट का मतलब ये होता है कि पहली जो थीम चल रही थी अब उससे टोटली डिफरेंट है। अगर हम इसकी टोन को देखें तो वो हिस्टैरिकल है, तंजिया अंदाज में वो बात कर रहा है। इसका जो पैरामीटर है एम्बिक पैरामीटर है, जबकि राइमिंग स्कीम जो है वो इसकी कोई भी फॉलो नहीं हो रही है। कहीं पे वो राइमिंग पे आ जाता है, कहीं पर वो जो है वो बिल्कुल उधर से हट जाता है। इमेजरी को इसमें यूज किया है। इमेजरी का मतलब हमने पहले भी देखा था कि अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करना, या फिर पोइट का इस तरह से उस कहानी को, उस पोएम को डिस्क्राइब करना, लिखना कि ऐसे लगे कि वो चीज़ आपके सामने हो। क्रिएटिंग मेंटल इमेज के, उन लफ्ज़ों को पढ़ते हुए उसकी कोई तस्वीर, कोई तस्वुर आपके जहन में बन जाए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोएम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो लास्ट 6 लाइंस हैं वो अक्सर औकात आपको पेपर में दी जाती हैं फॉर द एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन को रिवाइज करती चलूँ कि 5 मार्क्स का होता है, जिसमें आपने रेफरेंस टू कंटेक्स्ट देना होता है और एक्सप्लेन करना होता है। The tone of the poem is satirical, language is simple. So this was our poem number 8 Ozymandias, जिसको हमने पढ़ा डिटेल के साथ, इसकी थीम को डिस्कस किया, इसकी एक्सप्लेनेशन को देखा और फिर इसके स्ट्रक्चर को भी देखा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।